नमस्कार, लक्ष्मी हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मेरी शादी थी और हर लड़की के अपनी शादी को लेकर कुछ सपने होते हैं। वह अपने अरमान अपनी शादी के लिए बचा कर रखती है। लेकिन मेरी शादी जो हुई थी वह उन शादियों से थोड़ा अलग थी। यह शादी कम और सौदा ज़्यादा थी, वह भी मेरी मजबूरी का सौदा। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे पति और मेरे ससुर ही थे, इसीलिए मेरा स्वागत करने के लिए वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। मुझे सीधा अपने पति के कमरे में पहुँचा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। सादा सिंपल सा जोड़ा पहने एक आम सी दुल्हन। आने वाले वक्त के डर की वजह से मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हाथों पर बार बार पसीना आ रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में अपने पति के बारे में सुनी गई बातें घूम रही थी। शादी से पहले मुझसे बहुत लोगों ने कहा था कि तुम इससे शादी मत करो, वह पागल है और तुम तो अच्छी भली पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर क्यों इस इंसान से शादी करने की बेवकूफ़ी कर रही हो। एक के बाद एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी। घबराहट से मेरा गला सूख रहा था। मैं अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी कि तभी मेरे पति अंदर आए तो मैं थोड़ा सिमट गई। वह आकर मेरे पास बेड पर बैठ गए और मुझसे कहने लगे कि आप अपना घूंघट उठाओ। मुझे यह बात बहुत अजीब सी लगी, लेकिन मैंने पहले से ही अपने पति के बारे में इतनी अजीब अजीब बातें सुन रखी थी, इसीलिए मैंने उनकी बात मान ली और अपना घूंघट खुद ही उठा दिया। मगर जैसे ही मेरी निगाह उनके चेहरे पर पड़ी तो मैं चौंक उठी और उन्होंने भी चौंक कर अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और काफ़ी देर तक वह टकटकी लगाए मुझे देखते रहे और न जाने उन्हें क्या हुआ, वह एकदम से उठकर कमरे से छत पर चले गए। मेरा नाम कीर्ति है और मैं एक गरीब घराने से संबंध रखती हूँ और मेरे घर में माता पिता के अलावा मेरा एक छोटा भाई भी है। भाई अभी छोटा था तो वह गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ रहा था, जबकि मैं इंटर करके लखनऊ की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। यहाँ पर मेरे जैसी लड़कियाँ कम थी जो गरीब घर से संबंध रखती हूँ। यहाँ पर अच्छे अच्छे अमीर घरों के लड़के और लड़कियाँ पढ़ने आती थी, इसीलिए मैं शुरू से ही अपने आप में ही मगन रहती थी। मेरी कॉलेज में भी किसी से दोस्ती नहीं थी और अब यूनिवर्सिटी में भी मैंने किसी से दोस्ती नहीं की। बस प्रोजेक्ट के लिए क्लास का जो ग्रुप सर ने बनाया था उनके साथ कभी कभी स्टडी की डिस्कशन कर लेती थी। लेकिन इन्हीं दिनों में दिल्ली से एक लड़का दीपक मेरे डिपार्टमेंट में आया। उसके आते ही पूरे डिपार्टमेंट में उसी की चर्चा होने लगी। वह बहुत ही सुंदर था, इसीलिए हर लड़की उससे बात करने की तमन्ना रखती थी। मैंने भी पहली बार जब उसे देखा तो अपना दिल दे बैठी, लेकिन वह तो ऐसा चांद था जिसे मैं छूने की ख्वाहिश तो कर सकती थी लेकिन छू नहीं सकती थी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन मैंने अपनी फीलिंग्स को दिल में ही दबाए रखा और कभी किसी से जाहिर नहीं किया। क्लास में जब नए ग्रुप बने तो दीपक भी मेरे ग्रुप में शामिल हो गया था। अब अक्सर हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी थी और कभी कभी तो दीपक मेरे नोट्स भी बना देता था। वह हर तरह से पढ़ाई में मेरी मदद करता, लेकिन वह किसी और लड़की से बात भी नहीं करता था। कुछ लड़कियां तो मुझसे कहने लगी कि दीपक तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी, क्योंकि मुझे अपनी औकात का अच्छे से पता था। बेशक मैं बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेटस दीपक के स्टेटस के साथ मैच नहीं करता था और वह कोई पागल था जो इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों को छोड़कर मुझे पसंद करता। वह दिल्ली की एक हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और मैं एक गरीब घर की लड़की जिसका बाप एक चाय की छोटी सी दुकान चलाता था। यूनिवर्सिटी का वक्त कैसे गुजरा कुछ खबर ही नहीं लगी। ना मैंने कभी दीपक से अपने प्यार का इजहार किया और ना ही उसने मुझसे कोई फालतू बात की। आज हमारा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था, लेकिन आज दीपक नहीं आया था। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैंने बहुत इंतज़ार किया, मैं उसे आखिरी बार देखना चाहती थी, लेकिन न जाने वह क्यों नहीं आया। हमने तो कभी एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर भी नहीं दिया था और ना ही कभी इसकी ज़रूरत हुई, और आज आखिरी दिन भी वह ना आ सका। बड़े ही दुख के साथ यूनिवर्सिटी से घर आई। मेरा आखिरी दिन बहुत बुरा गुजरा था। कुछ दिन तो यूनिवर्सिटी की थकान उतारने में ही गुजर गए, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद ज़िंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि मैं दंग ही रह गई। पिताजी को अचानक काम के दौरान हार्ट अटैक आ गया और वह कई दिनों तक अस्पताल में रहे।
काम तो बंद हुआ ही साथ उनके टेस्टों के दौरान पता चला कि पिताजी के वाल्व बंद हैं और दिल की मेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम इतना महंगा इलाज करवा पाएं, इसीलिए सरकारी अस्पताल से इलाज करवा कर पिताजी को घर तो ले आए थे, लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से उन्हें आराम करने को कहा था। पिताजी अब ज़्यादातर घर पर ही रहने लगे। वह बहुत कोशिश करते कि वह काम पर जाएं, लेकिन मैं उन्हें मना करती और काम पर जाने ही नहीं देती थी। एक दिन मुझसे चोरी से वह काम पर चले गए तो तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई, तो मेरे पिताजी भी खुद कहने लगे कि अब जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं काम पर नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा कब तक चलता? घर में मौजूद जितना भी राशन पानी था वह खत्म होने को आ गया था और जितनी जमा पूंजी थी वह भी खत्म हो गई थी। अपनी माँ का परेशान चेहरा देखकर मैं खुद भी परेशान हो जाती थी। भाई तो अभी बहुत छोटा था, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वह अभी काम करेगा, इसीलिए मुझे ही बाहर निकलना पड़ा। पहले तो मैं पिताजी की ही दुकान चलाती थी, लेकिन उसमें इतने पैसे नहीं बचते थे कि हमारे रोज के खर्चे पूरे हो जाएं और हम पिताजी का इलाज भी करवा सकें। इसीलिए मैंने एक फैसला किया और माँ को इस बारे में बताया। मेरी माँ ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं अपनी बात पर डटी रही और मैंने अपने पिताजी से भी इजाज़त ले ली। इजाज़त देते हुए पिताजी का दिल बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ और ही सपने देखे थे और अब हालात एकदम उल्टा हो गए थे, जिसकी वजह से वह सब अधूरे रह गए। पिताजी की परमिशन मिलते ही मैंने अखबार और एड्स देखकर बहुत जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। मेरे पास इंटरव्यू के लिए कॉल आती तो मैं इंटरव्यू देने जाती, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वहां पर पहले ही नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया हो और यह इंटरव्यू बस एक दिखावा हो। लेकिन फिर इन्हीं दिनों में एक जगह पर मेरी नौकरी लग गई। सैलरी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक थी। मैं खुशी से खिल उठी और फ़ौरन उसे ज्वाइन कर लिया। अभी मुझे ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे, मिस कीर्ति, आपकी जितनी काबिलियत है और जितना अच्छा आप काम करती हैं, शायद उसके हिसाब से आपकी सैलरी और पोस्ट कुछ कम है। बॉस ने मुझसे यह सवाल किया तो मैं थोड़ा घबरा गई कि मैं अब क्या बोलूं, लेकिन फिर हिम्मत जुटाते हुए मैंने हाँ में सर हिलाया और वह कुछ देर तक मुझे गहरी निगाहों से देखते रहे। तो मुझे उलझन सी होने लगी, लेकिन फिर वह कहने लगे, आपकी सैलरी और पोस्ट बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप मुझे खुश करें। तभी मैंने उनकी तरफ देखा और पूछा, वो कैसे सर? तो वह बड़ी ही गंदी हंसी हंसते हुए कहने लगे, मिस कीर्ति, अब आप समझदार हैं, समझ सकती हैं, इसके लिए आपको बस मुझे खुश करना होगा। बॉस की यह बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं एकदम गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम जैसे कमीनों की वजह से ही लड़कियां अपने घरों से बाहर निकलने में डरती हैं। मुझे नहीं करनी यह नौकरी। मैं गुस्से से यह कहती हुई ऑफिस से बाहर आ गई। पीछे से वह मुझे आवाज देता रहा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं कितनी देर इसी तरह बेमकसद सड़क किनारे चलती रही, लेकिन आखिर कब तक? घर तो जाना ही था। घर पहुंचकर मेरी माँ ने मेरा परेशान चेहरा देखा तो वह पूछने लगी, क्या हुआ? मैंने उन्हें सारी बात बताई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ ने मुझे हौसला दिया और वह कहने लगी, बेटा, अब तुम घर से बाहर निकली हो तो तुम्हें इस तरह के बहुत सारे भेड़ियों से लड़ना होगा। ऐसे बहुत दरिंदे तुम्हारे रास्ते में आएंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत और साहस से काम लेना होगा। मेरी माँ ने इसके बाद मुझे बहुत समझाया, पर मैं अब काफ़ी हद तक परेशान हो गई थी। अगले ही दिन मैंने हिम्मत और हौसले से जॉब ढूंढना शुरू कर दिया और फिर जल्द ही मेरी किस्मत से मुझे आरके इंटरप्राइजेज में नौकरी मिल गई। यह नौकरी पहले वाली नौकरी से काफ़ी अच्छी थी और सैलरी भी उससे ज़्यादा थी। मुझे अब काफ़ी आसानी हो गई थी। यहाँ पर काम करते हुए मुझे 3 महीने हो गए थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। मैंने आज तक सिर्फ अपनी कंपनी के हेड को ही देखा था, जबकि ऑफिस में बॉस के बेटे की बहुत बातें होती थी। कोई उसे पागल कहता तो कोई दीवाना कहता तो कोई उसे साइको कहता, लेकिन मैंने आज तक उसे नहीं देखा था। शायद वह ऑफिस आता ही नहीं था। मैं भी सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। लेकिन फिर इन्हीं दिनों बॉस ने वर्कर्स की एक अर्जेंट मीटिंग बुलवाई और उनकी तरफ से एक अजीब सा ऐलान सुनने में आया। बॉस ने कहा था कि जो भी लड़की मेरे बेटे के साथ शादी करेगी और उसके साथ पूरे 24 घंटे गुजार लेगी तो
मैं उसे मुंह मांगी कीमत दूंगा। मुझे बॉस की यह बात अच्छी नहीं लगी। ना जाने उनके बेटे में क्या कमी थी कि बॉस ने इस तरह का ऐलान किया था, लेकिन फिर बराबर यह बात सुनने को मिलती रही, कोई भी लड़की बॉस के बेटे के साथ शादी के लिए राजी नहीं थी। लेकिन यह बात सुनकर मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था, इतने पैसे मिलेंगे तो मैं ही बॉस के बेटे से शादी कर लेती हूँ। फिर इन पैसों से मैं अपने पिताजी का इलाज करवा सकती हूँ और एक बार पिताजी ठीक हो गए तो हमारे घर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और फिर कौन सा यह सच की शादी होगी, सिर्फ एक सौदा ही तो है। लेकिन मेरा दिमाग इस बात को झटक देता। दिल और दिमाग की जंग जारी थी और फिर आखिरी में दिल ही जीत गया। मैंने इस आग में कूदने का फैसला कर लिया था और अपने बॉस से हाँ कर दी। मेरी बात सुनकर बॉस बहुत खुश हुए और उसी वक्त रविवार का दिन शादी के लिए तय कर दिया। मैंने घर आकर माँ को बताया तो वह मुझसे खफा हो गई। पिताजी का भी रवैया माँ से अलग नहीं था। दोनों ने ही मुझे इस काम को करने से मना कर दिया था, लेकिन मैं अब तय कर चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, मुझे उन पैसों का लालच था जिससे मैं अपने पिताजी का इलाज करवा सकती थी। इसके अलावा मुझे और कोई तरीका नज़र भी नहीं आ रहा था। मेरे माता पिता 2 दिन तक नाराज रहे, लेकिन फिर मुझे समझाने बैठ गए। लेकिन अब मैं समझने समझाने की हद से बाहर निकल चुकी थी, इसीलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी और रविवार का दिन आ गया। बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी शादी हो गई। मैंने अभी तक अपने पति का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम सुनकर मैं चौंकी जरूर थी, क्योंकि उसका नाम दीपक था। फिर मैंने सोचा, इस नाम के तो बहुत सारे लड़के होंगे, पता नहीं यह वही दीपक है या कोई और। मैंने सोचा, वह दीपक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, उसके आने से तो मेरा दिल धड़क जाता था, जबकि यह तो न जाने कौन सा पागल और साइको है। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई तो मुझे अपने कमरे में भेज दिया गया। लेकिन जब कमरे में मैंने दीपक को पाया तो मेरी हैरानी की सीमा ही नहीं रही, क्योंकि यह तो वही दीपक था जो मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ था। अपनी कहानी सुनाते हुए मैंने दीपक की तरफ देखा, जो बड़ी ही गहरी और प्यार भरी नज़रों से मुझे ही देख रहा था। मैंने शर्माते हुए अपना सर झुका लिया, लेकिन फिर उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों तुम ऐसे साइको होते जा रहे हो, क्यों तुम्हारे बारे में ऐसी बातें मशहूर हैं। मेरी बात सुनकर दीपक ने एक गहरी सांस ली और वह कहने लगे, मैं जब इंटर पास करके लखनऊ यूनिवर्सिटी आया तो यहाँ के डिपार्टमेंट में एंटर होते ही मेरी पहली नज़र तुम पर ही पड़ी थी। तुम एक तरफ मेज पर बैठी अपने कुछ नोट्स बना रही थी। इन सब मॉडल और फैशन की मारी लड़कियों से तुम बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। तुम्हारा चेहरा हर तरह के मेकअप से साफ था और बहुत प्यारा लग रहा था। तुमने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और बहुत सीधी सादी प्यारी सी लग रही थी। मैं कुछ पल बस तुम्हें ही देखता रहा। ऐसा नहीं था कि मेरी जिंदगी में पहले लड़कियां नहीं आई थी, लेकिन वह सिर्फ वक्त गुजारने के लिए थी। लेकिन तुम्हें देखकर मैं पहली नज़र में ही मोहब्बत का शिकार हो गया था और मैंने वहीं खड़े खड़े ही फैसला कर लिया था कि सिर्फ तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। और यह सोच आते ही दिल में एक सुकून सा उतर गया था। मुझे तुम्हें देखना, तुमसे बात करना अच्छा लगने लगा। इन्हीं दिनों में पापा की तरफ से शादी का प्रेशर पड़ने लगा। मेरे पापा ने दिल्ली इसीलिए बुलाया था। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में भी बताया, लेकिन स्टेटस की वजह से पापा ने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया और तुमसे मिलने को भी मना कर दिया। उन्हें तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। वह तो अपने ही जैसी किसी बिजनेस क्लास फैमिली से मेरा रिश्ता कराना चाहते थे, जिससे वह अपने बिजनेस में 4 चांद लगा सकें। मैं उन्हें बार बार मना करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और एक जगह पर रिश्ता तय कर दिया। मैं इसीलिए आखिरी दिन यूनिवर्सिटी नहीं आया था। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं आखिरी दिन तुम्हारी उम्मीद नहीं तोड़ सकता था, इसीलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं आया। पापा ने मेरी सगाई बहुत धूमधाम से कर दी थी। मैंने पापा की मर्जी के आगे सर तो झुका लिया था, लेकिन उसके बाद मैं गुमसुम रहने लगा। मेरी मंगेतर अक्सर मुझे बाहर ले जाने के लिए आती, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देती। वह मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन मुझे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे बार बार तुम्हारा चेहरा ही याद आता था। और फिर एक दिन मैंने यूनिवर्सिटी के क्लर्क डिपार्टमेंट से तुम्हारे घर का पता निकलवाया और तुम्हारे घर भी गया, लेकिन वहां से पता चला कि तुम लोग तो घर छोड़कर जा चुके हो। मैंने उम्मीद खो दी थी। अब
इतने बड़े शहर में मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता। इन्हीं दिनों इसी हालत में मेरा अपनी मंगेतर के साथ झगड़ा हो गया था। वह मुझे एक पार्टी में ले जाना चाहती थी, जबकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। इसीलिए मैंने उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया कि वह मुझे बार बार तंग ना करें। उसको मेरा इनकार बहुत बुरा लग गया और उसने अपने पापा से मेरे बर्ताव के बारे में शिकायत कर दी। उसके पापा ने मेरे पापा से बात की और घर में एक तूफान उठ गया। पापा ने पहले तो मुझे बहुत बुरा भला कहा और फिर पापा ने मुझे साफ साफ वार्निंग भी दी कि मुझे उस लड़की से माफ़ी मांगनी होगी और अपना व्यवहार ठीक करना होगा, वरना उनके बिजनेस को भी नुकसान था और हमारे रिश्ते को भी। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने ना तो उस लड़की से माफ़ी मांगी और ना ही अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की। इसके नतीजे में हमारी शादी टूट गई। पापा मुझ पर बहुत गुस्सा हुए। फिर पापा ने एक और जगह मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मुझे उस लड़की से मिलने जुलने के लिए कुछ समय दिया। पापा चाहते थे कि हम दोनों एक दूसरे को समझ जाएं और फिर जल्द ही वह हमारी शादी पक्की कर दें। लेकिन मैं भी सिर्फ घर पर ही पड़ा रहता। मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं कहीं बाहर जाऊं। पापा मुझे बहुत डांटते, अक्सर मुझे समझाते, लेकिन वह मेरी बात मानने को फिर भी तैयार नहीं थे। कुछ वक्त बाद पापा को भी मेरी चिंता होने लगी थी। वह मुझे वक्त देते और मेरे साथ खाना भी खाते, लेकिन मुझे अब उनका साथ नहीं चाहिए था। जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तब वो बिजनेस जमाने की फिक्र में लगे हुए थे। खैर, मेरा यह रिश्ता भी खत्म हो गया था। मैंने पापा को साफ साफ मना कर दिया था कि अभी मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखें और ना ही मुझे अभी शादी करनी है। कुछ वक्त बाद पापा भी शायद इस बात को समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने मुझे संभलने के लिए वक्त दिया था। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। मेरे पापा को मेरी यह हालत अच्छी नहीं लग रही थी। पापा अक्सर मेरे दोस्तों को कॉल करके बहाने से घर बुला लेते ताकि मैं खुश रह सकूं, लेकिन मैं उस वक्त तो बहल जाता और बाद में फिर उसी हालत का शिकार हो जाता। कुछ दिन बाद पापा मुझसे कहने लगे कि तुम उस लड़की को ढूंढ लो। अगर तुम 1 महीने के अंदर अंदर उसे ढूंढ लोगे तो मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करवा दूंगा, वरना फिर तुम्हें मेरी बताई हुई लड़की से ही शादी करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे पुराने मोहल्ले में भी गया था, वहां से तुम्हारा नया पता लिया, लेकिन उन्होंने जो पता दिया था वह गलत था। 1 महीना कैसे गुजर गया मुझे कुछ पता नहीं चला। मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी नहीं थी और ना ही तुम्हारी किसी से कोई दोस्ती थी जिससे मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकता। जैसे ही महीना खत्म हुआ मेरे पापा ने मुझसे तुम्हारा हाल पूछा तो मैंने हारे हुए अंदाज में पापा से कहा, वह जिस भी लड़की से मेरी शादी कराएंगे मैं तैयार हूँ। पापा तो जैसे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और अगले ही दिन उन्होंने कहा कि मैंने इस रविवार तुम्हारी शादी पक्की कर दी है, रविवार को तैयार रहना। मैंने उनसे लड़की के बारे में भी कुछ नहीं पूछा था, क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो कोई और भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। रविवार के दिन मैं तैयार हो गया और शादी के दौरान तुम्हारा नाम सुनकर मैं चौंका जरूर था, मगर कीर्ति नाम की लड़कियां न जाने कितनी इस दुनिया में होंगी, मैं यह सोचकर रह गया और फिर तुम्हें अपने कमरे में देखकर हैरान हो गया। शायद भगवान ने भी हमारा मिलन लिखा था, इसी तरह हमारा नसीब जुड़ना था और देख लो आज हम दोनों एक हो गए। दीपक ने अपना हाथ आगे किया तो मैंने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अगले दिन सुबह मैं और दीपक बहुत खुशी खुशी अपने कमरे से बाहर निकले और जाकर पापा से मिले। हम दोनों को एक साथ खुश देखकर वह बहुत हैरान हो गए और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। शायद वह भी दीपक की इस हालत की वजह से बहुत परेशान थे और अब उसे खुश देखकर उन्हें अच्छा लग रहा था। फिर हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे। दीपक मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरी ज़रूरत की हर चीज़ उठाकर दे रहा था और यह सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पापा हैरानी से दीपक को देख रहे थे। सिर्फ मैं और दीपक ही इस सच्चाई को जानते थे। उन्होंने पापा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैंने और दीपक ने एक दूसरे से वादा किया था कि यह बात हम किसी दूसरे को नहीं बताएंगे कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे और मैं ही वह लड़की हूँ जिससे दीपक शादी करना चाहते थे। पापा को भी सच्चाई का पता नहीं था, इसीलिए वह हमें खुश देखकर बहुत खुश थे कि तभी अचानक दीपक पापा से कहने लगे, पापा मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने कीर्ति जैसी वाइफ मेरे लिए चुनी है। इससे बेहतर लड़की मेरे लिए हो ही नहीं सकती थी। दीपक यह कहते हुए उठकर पापा के गले लग गए।
पापा की आंखें भीग गई थी। वह काफी देर तक दीपक को अपने सीने से लगाए खड़े रहे। वक्त गुजरता गया। अब हमारी शादी को लगभग 2 साल बीत गए और मेरे घर एक सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया। अब मेरे घर में खुशियां ही खुशियां थी। शायद इसी को किस्मत कहते हैं। किस्मत कब किस मोड़ पर किससे मिला दे कुछ पता नहीं होता। ऐसी ही बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।